बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के चैनल को देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। ये मेरा पहला खिताब है एज डायरेक्टर राइस, और हमारा मकसद इस वक्त राइस के हवाले से जो चल रहा है सीज़न, उसके हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राइस हमारी एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है और हम अच्छा खासा ज़र मुबादला राइस से हासिल करते हैं, और हर साल अल्लाह के फजल व करम से इसके एरिए में और प्रोडक्शन में इजाफ़ा हो रहा है। बावजूद इसके कि बहुत सारे मसाइल क्लाइमेट के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ आते रहे हैं इसको, लेकिन इस वक्त राइस में हमारी एक वर्सटाइल किस्म की वैराइटीज़ मौजूद हैं, जो अगर किसी पे कोई इशू आ भी जाए तो दूसरी उससे एस्केप कर जाती है, और इस एस्केप करने से हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो मुतासर नहीं होती। और ये अल्लाह का ख़ास फजल और करम है हमारे राइस पर भी और हमारे मुल्क पर भी। मैं यहाँ अगर थोड़ा सा जायज़ा आपके सामने पेश करूँ कि 2018-19 में हमारी जो एरिया टोटल था जो हमने लिया था वो 47,54,000 है, जो कि 19-20 में ये एरिया 50,14,000 एकड़ पर मुहित हो गया, यानी इसके इजाफ़ा हुआ इसके एरिया के अंदर। इसी तरह जब हम पैदावार को देखें तो 18-19 में 39,92,000 टन जो थी हमने पैदावार ली थी, जिसके मुकाबले में 2019-20 में 41,40,000 टन जो थी हमने पैदावार हासिल की। अब जब हम 2020 और 21 में जाते हैं तो अब हमारे टारगेट जो हम ज़हन में हमारे है या जो हम समझते हैं वो हमने फ़िक्स किया हुआ है 46,18,000 एकड़, और हमारा जो प्रोडक्शन का टारगेट है, पैदावार का टारगेट है, वो 40 लाख एकड़ जो है, 40 लाख मन जो है वो हमारा टारगेट है इस साल राइस का। दूसरे लफ्ज़ों में और पैदावार के लिहाज से फ़ी एकड़ पैदावार की जब हम बात करते हैं तो हमारा टारगेट है 38.7 मन। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हमारी एवरेज जो पैदावार है राइस की 2020-21 में हम हासिल करें। अब ये पैदावार हासिल करने के लिए और इस एरिया को, अपनी क्रॉप को हमें सक्सेसफुल तरीके से आगे ले जाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना होगा। नो डाउट कि बारिशें भी होंगी, एनवायरनमेंट भी तब्दीलियाँ आएंगी, माहौल में भी तब्दीलियाँ आएंगी। ये भी हो सकता है कि पिछले साल की तरह इस साल भी कोई हीट वेव आ जाए, या इस साल कोल्ड वेव भी बाज़ जो हमारी बासमती लाइन्स होती हैं जो कि लेट होती हैं, तो एकदम टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उसके अंदर स्टेरिलिटी या पत्तल का अमल बनने का अमल हो जाता है। तो मेरा आपने जितने भी हमारे राइस ग्रोवर हैं, किसान भाई हैं, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी ट्रांसप्लांटिंग जो है राइस की कंप्लीट करें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। और इस वक्त हमारे हिसाब से जितना भी आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो थोड़ा अब लेट हो रहा है, क्योंकि हमारे टारगेट के मुताबिक ये था कि 31 जुलाई तक जो था, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 अगस्त तक जो था इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन चलें, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी मसाइल की वजह से अगर कोई लोग अपना नहीं कर सके थे काश्त, तो अब वो अपनी काश्त इसको कंप्लीट कर लें। अब जहाँ तक ट्रांसप्लांटिंग के बाद क्रॉप की जो निगहदाश्त है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि इसको अच्छा अमल करने के लिए फर्टिलाइज़र के साथ जिंक का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है कि आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें। इसी तरह आप लोगों को पता है, जितने भी किसान भाई हैं सब अच्छी तरह आगाह हैं कि इस वक्त बीड्स जो हैं, जड़ी बूटी हैं, उनका भी बड़ा अमल दखल है। तो बहुत सारी हमने रिकमेंड की हुई हैं वीडिसाइड
वो आप अपने प्री एमरजेंट भी हैं, पोस्ट एमरजेंट भी वीडिसाइड हैं। तो आप हजरात को, आप जितने भी ग्रोअर्स हैं, इन सबको मेरी तरफ से ये एक ख़ास किस्म की रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अपने खेतों में वीड्स जो हैं उनको ना होने दें, उन्हें एरेडिकेट करें, उन्हें निकालें। क्योंकि हमारा जो तजुर्बात हैं, जो इल्म है, वो ये बताते हैं कि आपकी यील्ड जो है, पैदावार जो है, वो 30 से 40% तक वीड्स के साथ कम हो सकती है। बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा हो सकती है अगर उसको सही टाइम पर ना निकाल दिया जाए, क्योंकि प्रॉपर टाइम पर, ख़ास टाइम पर इसको निकालना ज़रूरी है। ट्रांसप्लांटेड राइस जितना भी है उसमें पहले महीना या कहें 35 दिन या 40 दिन इम्पॉर्टेंट होते हैं वीड्स के हवाले से। तो अगर आपने पहले 30 दिन 35 दिन अपने फील्ड को वीड फ्री कर लिया, तो उसके बाद आपकी वैराइटीज़ के अंदर इतनी जान है कि फिर वो वीड को पनपने नहीं देती और आपकी पैदावार, अच्छी पैदावार की तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाता है। जहाँ तक DSR के हवाले से है, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनके पास चूँकि एक महीना फालतू होता है जो इससे ट्रांसप्लांटेड राइस से, उनके यहाँ वीड्स का ज़्यादा ज़ोर शोर होता है। उसके लिए पोस्ट एमरजेंट भी अवेलेबल हैं, प्री एमरजेंट भी अवेलेबल हैं। तो कोई भी अपनी साइल को देखते हुए, अपनी क्रॉप को देखते हुए, अपने मौसम को देखते हुए, तो किसी एक को भी मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को देखते हुए कि अगर घोड़ा ग्रास है या इसके अलावा दूसरे मुख्तलिफ तरह के सजेज़ हैं, तो उनके हिसाब से आप अपनी वीडिसाइड का इंतखाब कर सकते हैं। इसके बाद जब मरहला जो हमारा आता है, आपको पता है कि जब हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर इंसेक्ट्स भी हमलावर होते हैं और हमारे डिजीज़ के जो हैं, फंगल डिजीज़ हैं, वो भी अपीयर होती हैं। तो आपको इसमें भी विजिलेंट रहना है कि जुलाई अगस्त के महीने जो हैं, इनमें बकानी डिजीज़ जो है किसी हद तक किसी जगह आती है। उसके लिए जैसे हमने पहले भी मुख्तलिफ मौक़ों पर कहते रहे हैं कि सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें और सीड ट्रीटमेंट के साथ आप अपने क्रॉप जो है ग्रो करें। अगर फिर भी सीड ट्रीटमेंट नहीं हुई तो इसमें कोई फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये पैचेस में आते हैं या इस शक्ल में आते हैं कि इनको फ़ौरन रिमूव कर दें खेतों में से, ताकि ये फैल ना सकें, दूसरी अपने जो पौधे हैं इर्द गिर्द के उनको ख़राब ना कर सकें। इसको इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह इंसेक्ट के लिहाज से स्टेम बोरर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टेम बोरर की 2 दफ़ा स्टेम बोरर जो है हमारी राइस क्रॉप पर अटैक करता है। एक तो ये जुलाई अगस्त का ही महीना होता है और दूसरा जाके सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। जुलाई अगस्त में जब ये अटैक करता है तो उस वक्त जो पौधे मरते हैं, टिलर मरते हैं, उनको हम डेड हार्ट कहते हैं। और वो डेड हार्ट इतने नुकसानदेह नहीं होते। अगर आप आपके टिलर के 25-30 टिलर हैं तो अगर 1-2 टिलर खा भी गए हैं तो उसमें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डेड हार्ट्स की बढ़ जाएं एक ETL लेवल से, एक आपको नज़र आए, तो फिर उसके लिए दानेदार जहर जो है हम रिकमेंड करते हैं कि आप सुबह के टाइम खेत में जाएं, अपनी बैग जो है वो आप सूरज की तरफ करें, आपको वाइट किस्म के परवाने नज़र आएंगे, पत्तों की पर बैठे हुए नज़र आएंगे। तो अगर आपको उस पर परवाने नज़र आएँ तो समझ लें कि आपके यहाँ पर ये अंडे दे दिए हैं और अंडे जो हैं किसी भी वक्त उनसे जो हैं वो लार्वेज निकलेंगे और वो अटैक कर देंगे। तो उसको जैसे आपको परवाने नज़र आएँ तो दानेदार जहरें, किसी भी दानेदार जहर को जो हमने रिकमेंड की हुई हैं या एक्सटेंशन वर्कर से आप रब्ता करके उनको आप अप्लाई कर दें, तो वो इंशाल्लाह आपकी फसल जो है वो डेड हार्ट से महफूज हो जाएगी। अब आगे अगर हम सफ़र शुरू करते हैं कि जब आप इससे बच जाते हैं तो अगस्त का महीना आपने बकानी से भी बचा लिया, आपने स्टेम बोरर से भी बचा लिया। जब हम अगस्त के एंड पर जा रहे होते हैं 20 अगस्त को, तो वहाँ पर एक और इंसेक्ट है जिसे लीफ फोल्डर कहते हैं। आप समझते हैं कि वो पत्ते को रोल कर लेता है, लपेट लेता है और उसको लपेटने के बाद उसको खाना शुरू कर देता है और पत्ते को ऐसा लगता है कि उसमें क्लोरोफिल ख़त्म हो गया, छलनी की तरह उसको निकाल देता है। और इसका अटैक भी बड़ा स्पीडी और बड़ा तेज़ होता है।
और उसी वक्त जो है अगले जो फेज़ है स्टेम बोरर का भी तैयार हो रहा होता है, जो को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगस्त के एंड पर या सितंबर के मिड तक वो जो है जो वाइट हेड बनाता है, जो पौधे जो उसको काट देता है और जो सिटे फ्लावरिंग हुई होती है उसको आप निकाल लें तो आराम से निकल आता है, खुश हो जाता है। वो स्टेम राट से भी बात का ये बनते हैं, वो मैं आपसे अर्ज करता हूँ। अब स्टेम राट क्या है, तो आपने ये देखना है कि आप दूसरी डोज आपने उसकी दानेदार की 20 अगस्त तक आपने उसमें लेकर आनी है। और अगर आपको देखना वैसे ही है कि परवाने नज़र आएँ आपको, अगर परवाने नज़र नहीं आ रहे तो आप वेट कर सकते हैं परवानों के नज़र आने का। तो अगर आप अच्छे विजिलेंट फार्मर के तौर पर करें तो एक ही दानेदार जहर से, यानी अगर आप इसको 20-25 अगस्त तक लेकर जाएं तो वही पीरियड लीफ होल्डर का भी है कि जो कि सितंबर के पहले हफ्ते तक इसका जो है अटैक चलता है। तो आप उसमें एक डोज के साथ दोनों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि लीफ होल्डर बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहा है तो फिर उसके ऊपर स्प्रे ज़रूर कर देनी चाहिए। इंसेक्ट को मौका नहीं देना चाहिए कि वो आपको आपकी क्रॉप को, क्योंकि ये इतना तेज़ स्विफ्टली उसको स्क्रैच करता है आपके पत्तों को और उनको, तो वो काफ़ी नुकसान काफ़ी हद तक हो सकता है। और स्ट्रेस में क्रॉप के अंदर पत्तल भी बन सकती है, फ्लावर जो है उसके अंदर ग्रेन फार्मेशन फर्टिलाइजेशन जो है वो मुतासिर हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं तो सितंबर का महीना, जैसे लीफ होल्डर भी बचा लिया आपने और अगर आपने दानेदार जहर डाल दी है तो आप बच गए हैं स्टेम बोरर से भी। यहाँ पर हॉपर का भी अमल शुरू हो जाता है, ब्राउन प्लांट हॉपर जो है राइस का, ये भी आ जाता है। तो इसके लिए भी फिर एक स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ेगा कि अगर तो आपकी उसके अंदर आ जाता है दानेदार असर करेगी, नहीं तो फिर आपको इसके लिए स्प्रे करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको फिर एक्सटेंशन वर्कर से या आप हमारे यहाँ पर एंटोमोलॉजी स्टाफ से आप रब्ता कर सकते हैं सूटेबल उसके लिए। लेकिन इसके लिए ये ज़रूर देखिएगा कि स्टेज क्या है। अगर आपकी क्रॉप जो है मैच्योरिटी पर पहुँची हुई है, मेरी मुख्तलिफ तरह की, जैसे आपको पता है हमारे फील्ड में वैरायटीज़ हैं, तो फिर वैरायटी सितंबर में पकना शुरू कर देती हैं। वो सितंबर में पकती है, अक्टूबर में पक रही है, तो कुछ नवंबर में, जैसे सुपर है वो नवंबर में भी, ये 515 नवंबर में भी चली जाती है। तो फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये ज़रूर देखें कि आप जब इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्टेज क्या है। अगर दाने बन चुके हैं और उस वक़्त इसके अगेंस्ट ब्राउन प्लांट हॉपर जो है इसके अगेंस्ट फिर स्प्रे हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो आपने खुराक जो है वो हमने कंज्यूम करनी है उसको, उसके ऊपर कोई उसके असरात आ सकते हैं दानों के अंदर, तो हम वो रिकमेंड नहीं करते। और उस वक़्त अगर दाने बन चुके हैं तो उस वक़्त ये नुकसानदेह भी नहीं होता। इसका अमल जो है, एक्शन जो है, ये ख़ास तौर पर एक्शन में होता है जब आप फ्लावर हो रहे हों या फ्लावर या गोब पर हो, जिसे उसे कहना चाहिए, उस वक़्त आपको ये फील होता है कि उस वक्त इसका नुकसान ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो हमें उस स्टेज को ज़रूर देखना है जब आप ब्राउन प्लांट हॉपर के अगेंस्ट ये यूज़ करते हैं, दाने ये स्प्रे यूज़ करते हैं। इसके बाद हम जाएं तो फिर बैक्टीरिया हमारे डिजीज़, आपको पता जब हम ये बात कर रहे हैं तो मैं इंसेक्ट और डिजीज़ साथ साथ चल रहे हैं। जब मैं आपको बकानी डिजीज़ कह रहा था तो अब बकानी डिजीज़ को फॉलो कर सितंबर के अंदर ब्राउन स्पॉट डिजीज़ जो है वो भी आ जाती है। और जब सितंबर का एंड हो रहा होता है तो वहाँ पर BLB जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, उसका अटैक भी हो सकता है उस वक्त, क्योंकि इनके सिम्टम्स जो हैं इस बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए ज़रूरी है कि थोड़े थोड़े बादल भी हों, हवाएं भी चलती हों और वो बड़ी स्पीड के साथ जो है उसका जो स्पोर्स हैं इसके बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के, जब हवा चलती है डैमेज होते हैं तो इसका बढ़ जाता है अटैक जो है, और फैल जाता है और स्पीड से फैलता है और पत्ते झुलस जाते हैं। इसके बाद ये अपने पेनिकल के ऊपर भी असरअंदाज हो जाता है। उसी दौरान ब्लास्ट भी बाज़ आती है, ख़ास तौर पर ब्राउन स्पॉट और ब्लास्ट से, ये हमारे जो पानी, जहाँ पर पानी खड़ा नहीं होता ज़मीनों में, राइस के एरियाज़ में, वहाँ पर इसका ज़्यादा अटैक होता है। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इसमें अगर अपने बेसल डोज पोटाश की नहीं डाली तो फिर आप जब गोब पर आए उस दौरान आप हाफ बैग पोटाश भी डाल सकते हैं, ताकि उसके अंदर ब्राउन स्पॉट के जो आपके ऊपर जो बीमारी है उसको किसी हद तक रोका जा सके, चेक किया जा सके।
और फिर भी अगर फैल जाए तो उसकी सीवियरिटी देखते हुए रिकमेंडेड फंजासाइड जो है वो हमारे डिपार्टमेंट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और क्रॉप की फिर वही बात कहूँगा, क्रॉप की कंडीशन देखकर मैं ये इसलिए रिकमेंड आपको बार बार कर रहा हूँ कि हमारे पास वैरायटी ऑफ हैं डिफरेंट राइस की, जिनका पकने का अमल जो है वो अगस्त के एंड पर या सितंबर के शुरू में शुरू हो जाता है, तो वो फिर और नवंबर तक ये पकने का अमल जारी है। अगर कोई क्रॉप जो है मेच्योरिटी की तरफ है या मेच्योर हो रही है, उस वक्त उस पर ना तो कोई फंजासाइड इस्तेमाल करें, ना ही उसके ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सारी क्रॉप जो राइस है ये सारी प्रोड्यूस है, ये आपके आवाम ने खानी होती है, लोगों ने खानी होती है, ताकि उसके मुज़र असरात जो हैं उनकी सेहत के ऊपर उनका अमल ना हो सके। शुक्रिया।